तो ऑप्टिक्स देखो, वैसे हमारा कई लोगों का बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है। बहुत सारी चीजें ऑप्टिक्स में लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें अपना फोकस नहीं लूज करना है। हमारा फोकस है जेई के क्वेश्चंस। आपको ऑप्टिक्स में कितना कम आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना ज्यादा आता है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है कि जेई में कैसे सवाल आ रहे हैं, इस बात से। तो अगर देखो, ऑप्टिक्स में वैसे तो 50 चीजें हैं जिसमें लोग अलग अलग लेवल की पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि हम भी बहुत गहराई में घुस सकते हैं, ऐसे घुमाया वैसे घुमाया, ये किया वैसे वो किया। लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो चीजें जरूर कंट्रोल में रहे जो जेई में पूछी जा रही हैं। अब आप कहेंगे सर फिर चैप्टर को आप फिर से डिवाइड कर दो ऐसे कुछ पार्ट्स में जिसमें कि हम ऑप्टिक्स को मतलब समझ पाए, देख पाए कि भाई चैप्टर कितने हिस्से में आ रही है। नोटबुक हटाता हूं, यहां पे रखिए, चमक रही है। पहले हिस्सा मिरर है, तो मैं 3 हिस्से में चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूं। मिरर वाला पार्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर साल एक सवाल तो आता है इसका, लेकिन जैसे अगर हर साल 8 पेपर होते हैं तो 8 पेपर में एक सवाल आता है, 8 पेपर में एक पेपर का एक सवाल आएगा। इससे मतलब कि 7 सवाल अलग जगह से आएंगे, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्लैब और प्रिज्म। स्लैब और प्रिज्म ये इसके बाद, यानी कि मोर इंपॉर्टेंट हुआ, बीच का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंस है। लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी लेंस से ही मिला देंगे, तो इसलिए लिख दिया है। अब सर ये लेंस वाला है तो मिरर बिल्कुल बेकार है क्या? बेकार नहीं है। लेंस को मिरर के साथ कंबाइन करके भी सवाल बनते हैं, इसलिए मिरर को इंडिविजुअली पढ़ना ठीक जरूरी है। लेकिन जब हम लेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें जब मिरर को कंबाइन करेंगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट हो जाएगा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मिरर का सवाल आता है, लेकिन चांस 10%। स्लैब का सवाल आने का चांस 50% और लेंस का सवाल आने का चांस 80% से ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि यहां पे हमको इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलना है। मतलब मिरर हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर कुछ होता ही नहीं, मतलब प्लेन मिरर सबसे फालतू होता है। तो लोग क्या करते हैं, देखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंस पकड़ लो, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो केस इंपॉर्टेंट सबसे कम है वो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन सिखाया जाता है। सारी एनर्जी और ताकत किसमें खर्च होती है? जो चीज सबसे पहले आई उसको सबसे मन से पढ़ते हैं लोग, तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में ये आएगा नहीं, तो जो लेके जाओगे नॉलेज वो ठुस हो जाएगी तुम्हारी, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुम्हें। तो कैसे हाउ टू अवॉइड बाबा जी का ठुल्लू। आपको पहले पार्ट में मैं थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट रिलेटिवली इजियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप आज देखेंगे प्रीवियस ईयर यानी PYQs देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर ओनली। पहला सवाल, इंसिडेंट रे गिवन, फाइंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज। सवाल में रे दिया होगा, रे, एक रे आया तो टकराने के बाद कहां गया, कितना डेविएशन हुआ, कितने एंगल पे गया, दूसरी जगह पर किस जगह पर टकराएगा, वहां पे जब निकलेगा तो कितने एंगल पे निकलेगा, दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो कितने एंगल पे जाएगा, तो उसका डेविएशन। ये सवाल रे वाला क्वेश्चन। तो पहला वाले सवाल को बोलता हूं रे वाले क्वेश्चंस। सर तो सारा रे ऑप्टिक्स है तो रे वाले ही क्वेश्चंस तो होंगे, ये कौन सी नई बात बता दी, बिल्कुल ठीक। और दूसरे तरह के सवाल हैं ऑब्जेक्ट और इमेज वाले क्वेश्चंस। इसमें रे नहीं देते, बोलते हैं एक लेंस के सामने ऑब्जेक्ट यहां है, एक स्लैब के सामने ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट चल रहा है इतनी वेलोसिटी से, ऑब्जेक्ट बैठा है वहां, इमेज अगर यहां बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां रखें, ऑब्जेक्ट यहां है तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा,
ऑब्जेक्ट इमेज वाले क्वेश्चंस, इसमें रे नहीं देते। अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हमारे रे ऑप्टिक्स में हम लोग यही दो सवाल देखेंगे, बोलते इधर से रे आ रही है तो दो रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रे कितने एंगल पे गई, रे। ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है और इमेज भी नहीं पूछा, रे के बारे में डिस्कशन है। ये जो रे वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज से सॉल्व होते हैं, ज्योमेट्री से सॉल्व होते हैं, ट्राइंगल से सॉल्व होते हैं, स्नेल्स लॉ से सॉल्व होते हैं, ये लॉज से सॉल्व होते हैं। और ऑब्जेक्ट इमेज वाले क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। कौन से फॉर्मूले? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मैग्निफिकेशन इज v/u, मैग्निफिकेशन इज माइनस v/u। ये वाले क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच में एक फॉर्मूला दिया रहता है, उससे सॉल्व होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो केस है वो लॉ बेस्ड है, लॉ बेस्ड मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे सॉल्व होगा। और ये फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको खेल समझ में आ गया हो तो फिर हम जब अलग अलग टॉपिक में पहुंचेंगे तो हमारे दिमाग में कैटेगरी बन जाएगी। हमारे दिमाग में एक कैटेगरी बन जाएगी और कैटेगरी क्या बताएगी कि ये सवाल में रे दिया, ऑब्जेक्ट इमेज नहीं पूछा, तो हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज के फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं, हम केवल लॉस लगाते रहेंगे यानी ज्योमेट्री लगाते रहेंगे, लॉ बेस्ड या ज्योमेट्री बेस्ड। आप देखोगे कि ऐसा नहीं कह रहे कि अब सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, भैया लॉ और फॉर्मूला तो सीखना ही पड़ेगा। और मैं आपको अलग अलग जगह पर यह बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से कौन से केस में स्पीड फास्टर बनने वाली है या किस में कौन सी ट्रिक आने वाली है। तो ऑप्टिक्स में भी कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई हुई है या कुछ केटी मेथड बनाए हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हालांकि ये दोनों रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ेंगे भाई। ये दोनों कहानी वेव नेचर ऑफ लाइट है। ऐसा मत सोचिएगा कि वेव ऑप्टिक्स इज वेव नेचर एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ऑप्टिकल नेचर और ज्योमेट्रिकल नेचर। ना 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 ना, ये दोनों वेव नेचर ऑफ लाइट है। जरा सा एक दो बातें सीख लेते। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? लाइट तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज EM वेव। C का वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, फॉर्मूला याद रखना है भाई। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। ये कहानी, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आप लोग डायमेंशन एनालिसिस में एक का डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो दूसरे का बना पाओगे, नहीं तो कई बार इनका रिलेशन ही पूछ लेते हैं। ऐसे बोलते थे C इज प्रोपोर्शनल टू म्यू का पावर m, एप्सिलॉन नॉट का पावर n, तो m और n का वैल्यू बताओ। तो ये फॉर्मूला पता है तो लोग तुरंत ही लिख देते हैं। खैर, तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, C का वैल्यू 1/μm एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन m और म्यू m किसी मीडियम के लिए, तो यहां पे एक टर्म बना रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया
ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का प्रोडक्ट हो गया। अभी फॉर्मूले चल रहे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा उसके मीडियम के मीडियम पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। आप देख लो, ये फॉर्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पर डिपेंड करेगा और लाइट रे के फ्रीक्वेंसी पर। ये जो सी है डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अभी अभी आगे एक्सप्लेनेशन होता जाएगा। जो नोट कर रहा है नोट कर ले, जो नहीं कर रहा वो नहीं करे। ये सब चीजें बड़ी ऑब्वियस है, आपको बस देखते चलनी है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अगली बात है वेवलेंथ। वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी। लाइट भी इसी पे डिपेंड करती थी, बिल्कुल सही। फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और लिख लो, विच इज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ए एंड बी आर कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। लैम्डा इज wavelength in vacuum. This result is called Cauchy's formula. अब समझना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको। This result is also important, Cauchy's formula. थोड़ा स्पीड तेज है, केवल फॉर्मूले डिस्कस हो रहे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप देखो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन समझना। मान लीजिए हमने एक लाइट रे ऐसा भेजा, वैक्यूम में था ये लाइट, इसका स्पीड c है, फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है। c f एंड लैम्डा, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा, स्पीड c है, वैक्यूम है ये। फिर जब ये लाइट रे इसमें एंटर करा, ये है मीडियम नंबर 1, इसके आगे है मीडियम नंबर 2, इसके आगे है मीडियम नंबर 3, यानी कि लाइट रे एक और मीडियम अनेक। सेम लाइट रे अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करके जा रहा है और फिर यहां पर वैक्यूम आ गया। तो जब ये लाइट रे पहले मीडियम में जाएगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है तो c का वैल्यू बदल के c बाई μ1 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या मीडियम के हिसाब से बदलती है। तो c बाई μ1 हमने यहां लिखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमने c को ऊपर भेजा, उल्टा लिख दिया भाई। उल्टा लिख दिया था, c बाई वीएम, यानी जितना स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में है उस वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम की लाइट करोगे तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, उसको डिवाइड किया तो म्यू आर एप्सिलॉन आर आ गया, विच इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सही लिखा है, यहां उल्टा लिख दिया फिर भी आंसर सही आ गया। फिर से देख लो, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो C डिवाइडेड बाय Vm, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो अगर दो अलग अलग मीडियम में मैं लाइट रे निकालूं का वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालूं, एक वैक्यूम में और दूसरा किसी मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये फॉर्मूला है। अब हमने देखा कि जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला C बाय म्यू आ जाएगा। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने बोला पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का μ2, तीसरे का μ3। तो यही लाइट रे जब फर्स्ट मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड C बाय μ1 हो जाएगा, और इसका फ्रीक्वेंसी लेकिन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता तो वो f रहेगा, और वेवलेंथ भी बदल के लैम्डा बाय μ1 हो जाएगा क्योंकि C इक्वल टू f लैम्डा होता है। C बदल गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ बदल जाएगा। यहां पे जाते हैं, यहां पे C बाय μ2 हो गया, यहां फ्रीक्वेंसी f रहेगा और वेवलेंथ लैम्डा बाय μ2 हो जाएगा। यहां पे वही स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है तो C बाय μ3 रहेगा, f रहेगा और लैम्डा बाय μ3 हो जाएगा। और वापस वैक्यूम में आते ही C, f और लैम्डा वापस हो जाएगा, यानी जो वैक्यूम में है वही वैक्यूम में रहेगा। अलग अलग मीडियम में स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो जो भी लाइट रे का एक बार फ्रीक्वेंसी है वो हर मीडियम में सेम रहेगा। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। स्पीड तेज है क्या? बिल्कुल तेज है। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा धीरे कर देंगे, लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस बातें मे भी आपने पढ़ी भी होंगी, नहीं भी पढ़ी तो थोड़ा दिमाग लगाना। जो स्पीड है वैक्यूम में C है, तो μ1 मीडियम के मटेरियल में स्पीड का वैल्यू C बाय μ1 हो जाएगा, μ2 वाले में C बाय μ2 हो जाएगा, μ3 वाले में C बाय μ3 हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी लाइट की अपनी है, सीधा सीधा चलते जाओ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो मैंने बोला लाइट रे की फ्रीक्वेंसी f दी है, तो पानी में भेजने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आप f बोल देंगे। लेकिन पानी में भेजने में वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम। जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसी से डिवाइड कर दो। दिया होगा, हम ये गैस नहीं कर सकते, ये दिया रहता है। अब देखो कहानी बदल रहा हूं और आप समझना इसमें क्या हो रहा है, फिर मुझे बताना क्या आंसर आएगा। ये लाइट है वैक्यूम में, अभी यहां पे लाइट रे अनेक और मीडियम एक है, एक ही मीडियम है, ये अकेला एक मीडियम है। अब इस मीडियम में एक लाइट रे हमने भेजा, वैक्यूम में उसका स्पीड C है और यहां फ्रीक्वेंसी f1 है और वेवलेंथ लैम्डा 1 है, यानी ये ब्लू कलर का लाइट है। फिर जब हमने ग्रीन कलर का लाइट रे भेजा तो वैक्यूम में उसका स्पीड भी C है, वैक्यूम में स्पीड सबका C रहेगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी उसका f2 है, ऑब्वियसली अलग कलर का लाइट रे है तो फ्रीक्वेंसी अलग होगा, वेवलेंथ भी अलग होगा, तो वेवलेंथ लैम्डा 2 है। फिर जब रेड कलर का लाइट रे भेजा तो उसका स्पीड भी C है वैक्यूम में और फ्रीक्वेंसी f3 है और लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 3 है। अगर मैं कहूं पहला लाइट रे गया तो उसका स्पीड बदल के C बाय n हो गया, C बाय n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो C बाय n हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं कि स्पीड तो बदल के C बाय n हो गई, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू f1 रहेगा और लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 1 बाय n हो जाएगा। दूसरी लाइट जब एंटर करेगी और तीसरी लाइट जब एंटर करेगी तो सेम नंबर क्या हो जाएंगे, कोई बता सकता है? तो अगर आपको मैं पूछूं कि जब ऊपर वाला लाइट रे गया तो ऊपर वाला लाइट रे का वेलोसिटी बदल के C बाय n हो गया, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी f1 ही रहा और लैम्डा का वैल्यू भी लैम्डा बाय n हो गया।
तो बताइए यहां पे जब C वाला लाइट रे दोबारा जाएगा, दूसरा लाइट रे जाएगा, तो यहां पे नया स्पीड कितना हो जाएगा? तो जवाब आपका या ऐसे है कि भाई ये भी C/n हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी f2 ही रहेगा और लैम्डा 2/n हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी C/n रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी f3 रहेगा, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 3/n हो जाएगा। अगर यही जवाब है दूसरे के लिए भी, तो ये जवाब सही नहीं है। देखो ध्यान से, ये और ये नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। तो अगर ये n है तो ये कुछ और होगा, इसको मैं n2 लिख देता हूं और यहां पे n3 लिख देता हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम। अब आपको यही बात थोड़ा दिमाग में रखनी है ऑप्टिक्स में, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइट रेज। हमने अभी कॉचीज फॉर्मूला लिखा था जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर लिखा था, यानी जिस वेवलेंथ का वैक्यूम में वैल्यू ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, जिस वेवलेंथ का वैल्यू कम है वैक्यूम में जो अलग अलग वैल्यूज हो गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं रह सकते। तो जिस नंबर से पहला वेलोसिटी डिवाइड हुआ था उस नंबर से दूसरा वेलोसिटी डिवाइड नहीं होगा और उस नंबर से तीसरा नहीं होगा। यहां पे n के वैल्यू भी बदल जाएंगे। तो हर लाइट रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि लाइट रे के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। ना 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 ना, हमने नहीं पढ़ा है। ये ज्यादातर सवालों में ऐसा दे दिया जाता है। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, होता नहीं है। अगर उसमें रेड कलर का लाइट रे भेजोगे तो 1.51 हो सकता है, ग्रीन कलर का लाइट रे भेजोगे तो 5.2 हो सकता है, वहां पे भेजोगे ब्लू कलर का तो 1.53, अलग अलग हो जाएगा। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। लेकिन सर ये कहां, ये तो कभी हमने पढ़ा नहीं। पढ़ा है तुमने, जब आप प्रिज्म में व्हाइट लाइट भेजते हो तब आप कहते हो कि यहां पे ऐसे स्पेक्ट्रम बनने लगता है, यानी कि डिस्पर्शन हो जाता है। इस डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट का रीजन ही यही था कि लाइट रे, इसमें 7 कलर की लाइट रे का बंच आ रहा है और एक ही प्रिज्म सभी लाइट रे के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म ट्रीट होता है, तो हर लाइट रे को अलग डायरेक्शन में मोड़ देता है। तो डिस्पर्शन में सारे लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं क्योंकि सेम प्रिज्म इज एक्टिंग एज डिफरेंट प्रिज्म फॉर डिफरेंट लाइट रेज। आपको यह बात थोड़ा दिमाग में रखनी है कि लाइट रे भेजने पर सेम नंबर से डिवाइड नहीं करते रहना, हर वेवलेंथ के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो एक बात ये थोड़ा याद रखना, हालांकि रिफ्रैक्शन में इस सब चीजों का यूज होगा। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पहले पढ़ने वाले, लेकिन लाइट रे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था कि लाइट रे की स्पीड दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक कौन सा मीडियम है और कौन सा लाइट रे है। क्योंकि अगर वेवलेंथ λ1 का लाइट रे भेज रहे हो तो C/n1 हो रहा है, और λ2 का लाइट रे भेज रहे हो तो C से C/n2 हो रहा है, और λ3 का भेज रहे हो तो C/n3 हो रहा है। यानी कि अगर ग्रीन कलर का लाइट रे पानी में चलेगा तो उसका स्पीड अलग, और ब्लू कलर का स्पीड अलग, और रेड कलर के लाइट रे का स्पीड अलग है। फिर से सुनो, अगर किसी ने कहा रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों लाइट रे वैक्यूम में चलते हैं, किसका स्पीड ज्यादा है? आप बोलना है सबका स्पीड सेम है। लेकिन अगर कोई बोलता है ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों लाइट रे पानी में चल रहे हैं तो किसका स्पीड ज्यादा है? तो आपको बोलना है कि वेवलेंथ जो होता है वो लाइट रे का ऐसे 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। ये वाला जो एंड है ये ब्लू होता है या वॉयलेट होता है, और ये वाला रेड होता है। तो लैम्डा रेड का वैल्यू बड़ा है लैम्डा ब्लू से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड छोटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू से या वॉयलेट से। वॉयलेट लिख देते, चलो विबिग्योर होता है ना, वॉयलेट लिख देते हैं, ब्लू ले लो वॉयलेट ले लो। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो कम नंबर से C/μr इज ग्रेटर देन C/μv। इसका मतलब है कि रेड कलर का लाइट मूव्स फास्टर, रेड लाइट मूव्स फास्टर देन blue light in a medium।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वेवलेंथ बड़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अगर कम नंबर से डिवाइड करोगे तो स्पीड ज्यादा आएगी। तो रेड की स्पीड ज्यादा, ब्लू की स्पीड कम। 3 रूल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये 3 रूल्स किसी भी चैप्टर में लगाएंगे, मतलब रे ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट में लगाएंगे तो हमको फायदा होता है। एक, इन अ मीडियम, इसको नोट कर लेना बच्चों, इसको लिख लेना, ये ज्यादा दिया नहीं रहता किसी भी बुक में, तो इसको लिख लीजिए आप। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी इन अ मीडियम लाइट रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। एक मीडियम है तो स्ट्रेट लाइन पाथ, ये पहला रूल हो गया, एक मीडियम में यही चलेगा। दूसरा प्रिंसिपल, फर्मा प्रिंसिपल, वो क्या है? लाइट रे टेक्स, वैसे तो असली डेफिनेशन ऑप्टिमम टाइम है, लेकिन मैं सिंपलर बना रहा हूं, मिनिमम टाइम टू ट्रैवल बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम टाइम लाइट को लगे, इसलिए एक मीडियम में लाइट रे स्ट्रेट लाइन पे चलता है, और मीडियम बदलता है तो ऐसा पाथ पकड़ता है जिससे मिनिमम टाइम लगे। मिनिमम टाइम 2 पॉइंट के बीच में अगर अलग अलग 10 रास्ते बन सकते हैं तो उसमें से असली रास्ता वही वाला होगा जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को यूज करके तुम सारे लॉज प्रूव कर सकते हो जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के। तो आप बहुत अच्छी बुक्स में देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर तरीके से लॉज प्रूव कर रहे होंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव करने के लिए ये अलग अलग पाथ के लिए जब लाइट रे का टाइम निकालेंगे तो उस टाइम को डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो अपने आप डिफरेंशिएशन 0 जिस पॉइंट के लिए हो रहा होगा, जिस पाथ के लिए हो रहा होगा, वो पर्टिकुलर लॉ फॉलो कर रहा होगा, जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, अभी शुरू हुआ है भाई। ठीक है, तो ये एक अच्छा लॉ है, इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम प्रूव करके देख सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, रिफ्लेक्शन तो लॉजिकली प्रूव कर दूंगा। चलिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बड़ा अंडररेटेड रूल है, लेकिन ये रूल भी हमारे को बहुत फायदा करता है। क्या रिवर्सिबिलिटी है? इफ डायरेक्शन ऑफ लाइट रे is completely reversed at a point then it retraces its path all throughout. इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब अगर लाइट रे किसी मिरर से टकरा के, यहां से लेंस से होता हुआ, यहां जाके मिरर से टकरा के, फिर इधर जाता हुआ, फिर यहां पे पहुंचा किसी और मिरर से टकरा के, और यहां पे मैंने लाइट रे को ऐसे मिरर पे टकराया कि उसको टकराने के बाद रिवर्स हो गया, तो जिस रास्ते से आ रहा था पूरा रास्ता रिवर्स हो जाएगा, पूरा रास्ता रिवर्स। यानी जिस रास्ते से लाइट रे आ रहा था उस रास्ते में वापस हर जगह पर बिल्कुल वही पाथ रिट्रेस हो जाएगा, टंग 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 टंग। तो जिस रास्ते से लाइट रे आ रहा है, एक जगह तुमने अगर 180 डिग्री रिवर्स कर दिया तो सारे डेविएशन वैसे ही फॉलो हो जाएंगे जो आते हुए थे, वैसे ही जाते हुए पूरा फॉलो हो जाएंगे और वापस सोर्स के पास लाइट रे लौट जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ? मतलब ये तो ठीक है, हाँ, ये मतलब ऐसा लग रहा लॉजिक है, तो सर इसमें मतलब हमारा फायदा क्या हुआ? फायदा देखना, फायदा यह हुआ कि अगर कभी ऑब्जेक्ट इमेज का सवाल आप करें तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक इमेज बनती है। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह हो और उसका इमेज किसी जगह बने,
अगर मैं ऑब्जेक्ट को वहां शिफ्ट कर दूं जहां इमेज बनता था, तो इमेज उठ के वहां आ जाएगा जहां ऑब्जेक्ट होता था। खेल समझ गए क्या बोला मैंने? लग रहा बहुत ऊंची बात हो गई। अगर मैंने बोला एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज 30 सेंटीमीटर पे बना, तो बताओ अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रख दें तो इमेज कहां बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। 60 वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 30 पे बनता था, तो 30 वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रिवर्सिबिलिटी से 60, जिस 60 से आता हुआ रे 30 पे आ रहा था, अगर 30 से रे भेजेंगे तो सर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से रे जाएगा तो बेंड होके वहीं पे बनाएगा जहां से रे पहले आ रहा था। तो 30 का इमेज 60 पे। खेल समझ गए? अगर ये खेल समझ गए तो आपको इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट इमेज की रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर हो गया तो आपको कभी भी आधा ही चैप्टर करना पड़ेगा, रिमेनिंग आधा करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं फोकस या 2f से आगे वाले ऑब्जेक्ट के इमेज ये जानता हूं f और 2f के बीच में बनेंगे, तो f और 2f के बीच के ऑब्जेक्ट के इमेज 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेंगे। ये रिवर्सिबिलिटी से हम बोल देंगे। समझ गए क्या? फर्मेट प्रिंसिपल अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तो शायद आपको कुछ और समझ में आए। मैंने बोला फर्मेट प्रिंसिपल, अभी फिर से बोल देता हूं, बता देता हूं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए? तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो हमको आधे ही ऑब्जेक्ट के इमेज निकालना या उसको याद रखना पड़ेगा, बाकी आधे हम रिवर्सिबिलिटी से नाप देंगे। तो आधा ऑप्टिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आधा ऑप्टिक्स हमको ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा। आधा ही ऑप्टिक्स सॉल्व करना है। चलिए, फर्मे प्रिंसिपल क्या है? वो ये बोल रहा है कि अगर लाइट रे को देखो तो हमने 2-3 लॉज हम पढ़ेंगे अभी। एक रिफ्लेक्शन के लॉ में तुम कहोगे कि लाइट रे जितने एंगल पे टकराता है इंसिडेंट रे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है नॉर्मल के साथ। यानी जिस एंगल पे टकराएगा उस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, ये लॉ है। लेकिन अगर आप कहें कि क्यों, ऐसा क्यों, मतलब हम नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे भाई होता तो है, तो तुम कहोगे फिर ऐसा लाइट रे क्यों करता है? और कोई ऐसा स्टेटमेंट बताओ जिसको समझने के बाद हम ये कह दें हाँ ये परमानेंट रिलेशन है, ये परमानेंट स्टेटमेंट है। फिर से सुनो, जब हम रिफ्रैक्शन की बात कहेंगे तो हम कहेंगे लाइट रे स्नेल्स लॉ फॉलो कर रहा है, और स्नेल ने बताया कि एक जगह का एंगल का साइन थीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट दूसरे मीडियम के साइन का साइन थीटा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोडक्ट n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2, ऐसा स्नेल ने बोला, ऐसा लॉ बन गया। तो तुमने कहा ये स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट रे के चलने के किसी भी रास्ते में कोई एक रिलेशन बताओ कि लाइट रे हर बार एक पर्टिकुलर चीज कर रहा है। तो ये फर्मा ने बोला क्या कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, या रिफ्लेक्शन के बाद सेम मीडियम में रहे, या स्फेरिकल मिरर से टकराए, चाहे प्लेन मिरर से टकराए, उसके किसी भी पाथ को तुम देखोगे तो 2 पॉइंट के बीच में लगा हुआ टाइम मिनिमम आ रहा होगा। सर मिनिमम किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम, किसके कंपैरिजन में मिनिमम? उसके कंपैरिजन में जो और पाथ हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देख के, इसको अभी प्रूव कर देंगे। तो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में है। पहला रूल है सेम प्लेन, यानी स्पिन बॉलिंग नहीं होनी चाहिए। INR, इंडियन नेशनल रूपी, अच्छा INR सेम प्लेन होना चाहिए, सेम प्लेन। गजब 3D बना दिया मैंने। ये नॉर्मल हो गया, लाइट रे जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा। क्या आपको ये 3 डायमेंशन फोटो समझ में आया? जिस प्लेन में लाइट रे आया उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रहेगा। इंसिडेंट रे जिस प्लेन में रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में रहेगा। तो स्पिन बॉलिंग की तरह नहीं है। जैसे हमने स्पिन बॉल करते हैं, ऐसे करके स्पिन बॉल फेंक दिया
तो स्पिन बॉल ऐसे उड़ता उड़ता गया, टप्पा खाया और टप्पा खा के इधर मुड़ गया, टप्पा खाया उधर मुड़ गया, टप्पा खा के इधर या उधर मुड़ गया, तो तुम कहोगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में है ही नहीं नॉर्मल के साथ। नॉर्मल रिएक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होने चाहिए, डिविएट इधर उधर नहीं कर सकते, एक ही प्लेन। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में बराबर एंगल बनाएंगे विद नॉर्मल। तो ये आई और आर इक्वल है, तो 90 माइनस आई इधर है और यहां 90 माइनस आर है, ये भी सेम है। 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर। तो सर ये क्यों बोलते ये वाले एंगल सेम है? अरे ये बोलते नहीं है, ये इंसिडेंट एंगल को कन्वेंशनली उसी एंगल को बोलते हैं जो नॉर्मल के साथ बनता है। हालांकि इसमें अंदर वाले एंगल सेम है तो बाहर वाले भी सेम ही है, आप चाहे इनको सेम कर दो या इनको सेम, ये आपस में सेम ही है। लेकिन कन्वेंशनली whenever incident angle is given you need to take that angle with the normal of the mirror। ये प्लेन मिरर के लिए नहीं है, किसी भी शेप का मिरर होगा उसमें लाइट रे किसी भी जगह पर एंगल आई पर इंसिडेंट होगी तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी के बराबर एंगल पर ही जाएगी और नॉर्मल आपको बस ड्रॉ करना पड़ेगा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां पे नॉर्मल। इसका प्लेन मिरर से कोई लेना देना नहीं है। टेढ़ा नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल बात है ये सब। अब जरा मैं थोड़ा प्रूव करता हूं यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। आराम आराम से समझिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मैंने बोला यहां पे कोई पॉइंट ए है और कोई लाइट रे ए से आई और यहां पे कोई पॉइंट बी है, बिल्कुल सेम हाइट पे मैं एक पॉइंट बी ले लेता हूं। इस मिरर से एक एच हाइट पर कोई पॉइंट ए ले लिया और इस मिरर से उसी हाइट पर एक पॉइंट बी ले लिया। मैंने कहा एक लाइट रे ए से बी पर इस मिरर से टकरा के पहुंचा, तो आपने कहा जी इसके बीच में कहीं भी टकरा के हो सकता है बी पे पहुंच जाए। तो मैं दो रास्ते ले रहा हूं। एक रास्ता वो जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि लाइट रे जब टकरा के और यहां से बी पर पहुंचेगा तो उसका रास्ता ऐसा होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो। तो ये रास्ता हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रास्ता है। लेकिन हमने कहा हम नहीं मानते कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम हो, तो हमने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लाइट रे ए से चल के बी पे पहुंचा वो कहीं और टकरा के आया होगा और इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। मतलब हम एक ऑल्टरनेट पाथ बना रहे हैं। और मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट को पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाए तो उन सारे रास्तों में जिस रास्ते का टाइम मिनिमम होगा उसी पर लाइट रे ट्रैवल करेगा। यह फर्मेट प्रिंसिपल है। फर्मेट प्रिंसिपल क्या है? अगर बहुत सारे, देखो हमने कहा लाइट रे ए से चल के बी पे पहुंचा, तो ए से चल के यहां टकराया और फिर बी पे पहुंचा, तो हमें क्या पता कि ए से चल के बी पे पहुंचने पर उस रास्ते से ही आया जिसमें ये ए आई और आर इक्वल है। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेढ़े रास्ते से आया हो या और रास्ते से आया हो। तो मैंने कहा फर्मेट ने यह बोला है कि इन सारे रास्तों में जिसका टाइम मिनिमम है उसी रास्ते से आएगा। अगर वो रास्ता I इज इक्वल टू आर वाला है तो हम स्नेल्स मतलब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मान लेंगे। अगर किसी और रास्ते में मिनिमम आ गया तो फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आज फेल हो जाएगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि बी के नीचे एक इमेज बना लेता हूं और इस इमेज को बी डैश लिख देता हूं और यहां से ये पॉइंट को यहां सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं और डी से बी डैश को भी ज्वाइन कर देता हूं। डी से बी डैश, डी से बी का जो डिस्टेंस है वही डी से बी डैश का डिस्टेंस है। और क्योंकि ये एंगल आई है और यहां पर एंगल आई इक्वल टू आर है तो मैंने इस सी को बी से ज्वाइन किया, बिल्कुल वैसे ही सी को बी डैश से ज्वाइन करा।
अगर ये ऊपर का एंगल आई था तो नीचे का एंगल भी आई होगा। अगर ये ऊपर आई है, ये नीचे आई है, तो सी वाला जो लाइन है वो ए से बी डैश तक स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि यहां पर भी आई, यहां पर भी आई। आप ज्योमेट्री शायद समझ रहे होंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने ऐसे बनाया, यहां पे है ए और यहां पे नीचे आया बी डैश और यहां से ऊपर है बी, और एक ऑल्टरनेट पाथ लिया जहां पे यहां ये सी था, यहां डी है, और डी से बी डैश हुआ, यहां डी से बी भी। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए बी डैश डी। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी डैश डी। उससे पहले मैं आपको बोलता हूं कि ए से बी जाने के लिए दो रास्ते हैं। अगर ए से सी का रास्ता एक्स लेंथ का है तो सी से बी का रास्ता भी एक्स लेंथ का है, क्योंकि ये एंगल बराबर वाले रास्ते हैं और हाइट भी बराबर ली है मैंने, तो एक्स और एक्स। ऐसे ही ए से बी पहुंचने के एक और रास्ता है, ए से डी होते हुए डी से बी। इसको मैंने वाई मान लिया और इस लेंथ को मैंने जेड मान लिया। ये वाई और जेड सेम नहीं है, तो ए से बी जाने के दो पाथ हो गए। पाथ 1 का लेंथ है 2x और पाथ 2 का लेंथ है y प्लस जेड। अगर टाइम निकाले तो पहले वाले रास्ते का टाइम है 2x बाई सी और दूसरे रास्ते का टाइम होगा y प्लस जेड बाई सी। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, जो ये लंबा सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ऐसे वाला, ये पतला और लंबा ट्राइंगल जो आपने बनाया, ये वाला, यहां डी है, यहां ए है, यहां बी डैश है और यहां पे सी तो था ही, खैर ठीक है। तो मैंने देखा ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन ए से सी भी एक्स है और सी से बी डैश भी एक्स है, यानी ए से बी डैश तक का जो लाइन है वो पूरा एक्स प्लस एक्स यानी कि L1 है। और ये लाइन y है ए से डी और डी से बी डैश जेड है। देखो डी से बी जेड था, डी से बी डैश भी जेड है, तो ए डी प्लस डी बी डैश इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब मुझे पता है किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी y प्लस जेड का वैल्यू हमेशा 2x से बड़ा ही होगा। y प्लस जेड, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो y प्लस जेड का वैल्यू 2x से बड़ा है, तो y प्लस जेड अपॉन सी का वैल्यू हमेशा 2x बाई सी से बड़ा होगा, यानी कि 2x बाई सी किसी भी y और z, किसी भी और पाथ, कहीं भी और y और z ले लो, कहीं भी और y और z ले लो, उससे बड़ा आएगा, यानी कि 2x का टाइम ही मिनिमम टाइम हो गया। मिनिमम टाइम का मतलब है कि x, और जब x इक्वल है यानी i और r इक्वल है, वही वाला पाथ फर्मेट प्रिंसिपल से सपोर्ट हो रहा है। हाँ देखो, एक रास्ता मैंने ऐसे लिया जिसमें एंगल सेम है, उसमें लेंथ 2x है। एक रास्ता ऐसा माना जिसमें एंगल सेम नहीं है, क्योंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि टाइम मिनिमम उसी रास्ते में लगेगा जिसमें एंगल सेम है, उसी में कम लगेगा। तो जिस रास्ते पे एंगल सेम नहीं है वहां के लेंथ को y और z मान लिया, तो नीचे जो ट्राइंगल बना वो y प्लस जेड का बना, और ये वाला जो लेंथ है जिसमें x और x माना, उसका ये वाला स्ट्रेट लेंथ 2x हो गया। तो एक ट्राइंगल में एक साइड 2x हो गया और दूसरा साइड y प्लस जेड हो गया, लेकिन ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा ही होता है। इसका मतलब है ये दोनों पाथ का लंबाई मिला के कोई भी जिसमें एंगल सेम नहीं है उसका कोई भी पाथ निकालोगे तो एंगल सेम वाले पाथ से बड़ा पाथ आएगा, और बड़ा पाथ हो गया तो ज्यादा टाइम हो गया। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्मेट प्रिंसिपल को सीरियसली लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कराया। आप समझो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फर्मेट से उसको भी प्रूफ करेंगे, स्नेल्स लॉ को भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि वहां पे एक न्यूमेरिकल बन सकता है, तो फर्मेट का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी
करता हूं। आप लिख दो भाई जल्दी से, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एंगल ऑफ डेविएशन इज पाई माइनस 2i। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ग्राफ बना लीजिए। पाई बाई 2। ग्राफ हो गया, ये वैल्यू हो गया, कहानी हो गई, सॉल्व कर लो। इस पर बेस कुछ एक दो सवाल कर देते हैं। फेल होता नहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भाई, क्योंकि मीडियम में स्पीड चेंज नहीं हो रही तो फेल नहीं होता। एक और, रोटेशन ऑफ मिरर। देखो यहां प्लेन मिरर जरूर है, लेकिन प्लेन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बने हैं, ये एनी मिरर के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये रे वाले क्वेश्चंस हैं। सवाल दो ही तरह के हैं, या तो रे होगा, ये रे आई, ये रे गई। पूछा गया है पहले रे, ये रिफ्लेक्शन रे 1 है, ये इंसिडेंट रे है, ये मिरर 1 था। फिर मिरर को रोटेट करके हमने थीटा मिरर 2 की पोजीशन पे ले गए, मिरर 1 को रोटेट करके मिरर 2 की पोजीशन पे ले गए, तो नॉर्मल रिएक्शन 1 भी रोटेट करके नॉर्मल रिएक्शन 2 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पुराने वाले के साथ था आई, तो अब हो जाएगा आई माइनस थीटा। तो नया रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, नया रिफ्लेक्टेड रे, और वो भी बन जाएगा आई माइनस थीटा पे। तो टोटल मिरर को थीटा घुमाओ, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगा 2 थीटा। चलिए अभी एक दो मजेदार सवाल कराएंगे, लेकिन एक झंडू सवाल कर लो। देखो ये लाइट रे आ रही है, ये रे 1 है, फिर इधर से ये 2 हो गई, ये फाइनल रे 3 हो गई। सवाल है डिटरमाइन टोटल डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 2 रेज एज शोन इन द फिगर। तो आपको बस हर जगह एंगल ऑफ डेविएशन कर देना है। यहां पे इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहां पे जो पहला एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, पहला एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, वो डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस 2i। आई का वैल्यू है पाई बाई 3, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 हो गया। लेकिन ये डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एक हो गया। दूसरा यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ गया, तो यहां का एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे हो गया। ये जो डेविएशन है ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज यानी पाई माइनस 2 पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, बट ये क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन विल बी, अब इनको माइनस कर देंगे, ये ज्यादा लग रहा है तो क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज वाला माइनस कर देंगे, तो इनिशियल वाले डायरेक्शन से मुझे नेट डेविएशन आ जाएगा। तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3, और वो भी बचा क्लॉकवाइज। आंसर आ गया। तो ऐसे मल्टीपल अगर रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो हर एक का डेविएशन आप सेंस के साथ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज बस ऐड कर दीजिए। ये सब लल्लू छाप सवाल है भाई, कभी नहीं कोई पूछेगा। अरे लेकिन पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आ ही गया, आपकी नसीब इतने अच्छे हैं कि इतने लल्लू छाप सवाल तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं, तब ना हो पाए, तो इसलिए कर लेना चाहिए। बट इसमें जान नहीं देनी है,
अगर आपको हजारों सवाल बुक में मिल रहे हैं ऐसे, तो ऐसे एक दो करके देख लो, और सारे करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फोकस हमेशा लेंस और स्लैब्स की तरफ रखना है। लेंस एंड स्लैब्स, लेंस एंड स्लैब्स, लेंस एंड स्लैब्स, उस पे ही रखना है मोटो अपना, अपना फोकस उधर ही, उसी तरफ, रिफ्रैक्शन की तरफ। चलिए, ये मान लो कोई मिरर है, ये ऐसे मिरर है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मिरर का सेंटर ओरिजिन है। क्वेश्चन है, इफ अ रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस is incident on the mirror at x comma y and total angle of deviation is pi by 3, find x and y। यहां पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है x कॉमा वाई, वहां पे एक लाइट रे एक्स एक्सिस से ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आके इंसिडेंट हो गया। इधर से हम इधर भी कर सकते हैं भाई, अब क्योंकि पैरेलल लिखा है तो एक पॉइंट इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, लेकिन एक निकाल देते हैं, उसके चार पेयर बन जाएंगे अगर ये चारों तरफ से मिरर है तो। वन पॉइंट एक्स कॉमा वाई विल बी हियर, माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो ऐसा माइनस एक्स प्लस वाई। तो चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट मिल सकते हैं। हम कोई एक सॉल्व कर लेते क्योंकि सिमिट्री से सारे ऐसे आएंगे। तो अ रे विच इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज स्ट्राइकिंग दिस मिरर एट एक्स कॉमा वाई, इफ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज पाई बाई 3, फाइंड एक्स एंड वाई। जरा सॉल्व करो। अगर 60 डिग्री का डेविएशन आ रहा है तो लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन, जिधर से आ रही थी, मतलब जिधर से आ रही थी वहां से 60 डिग्री डिविएट होना है। ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये पूरा 120 डिग्री होगा, मतलब थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमें क्या मतलब है। तो यहां भी 60 डिग्री होना चाहिए और ये भी ऐसे 60 डिग्री होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री डिविएट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको पता है 60 डिग्री इक्वल टू पाई माइनस 2i, यानी 2i का वैल्यू हुआ 120 डिग्री, तो i का वैल्यू हुआ 60 डिग्री, यानी कि मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अगर यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बन रहा है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर भी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल का। फिर मैंने आर रेडियस लिया, आर रेडियस आर गिवन है, आर गिवन है रेडियस, तो रेडियस आर गिवन है, तो यहां का बेस का लेंथ हो गया आर कॉस 60 और हाइट का वैल्यू हो गया आर साइन 60। तो मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया आर कॉस 60 और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया आर साइन 60। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट आएगा वो रूट आर बाय 2 कॉमा रूट 3 आर बाय 2। इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हो बच्चों। वेरी गुड। एक और सवाल। देखो ऐसे सवाल भी कभी मैंने देखे नहीं आते हुए, लेकिन ये कहीं कहीं पढ़ाते हुए पढ़ाए हैं, तो तुम भी पढ़ लो। यहां पे लाइट रे आया, इंसिडेंट हो गया एक्स कॉमा वाई पे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लाइट रे आया, रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ
एंगल ऑफ डेविएशन इज 120 डिग्री, फाइंड x, y। ट्राई करो भैया। लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू x एक्सिस। मिरर का नाम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको ज्योमेट्री पता है, या आपने, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक पाथ ही फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोई सरप्राइज नहीं है। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेकिन लाइट रे का नॉर्मल के साथ एंगल है थीटा, तो टेंजेंट का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। खैर, और यहां पे लाइट रे ऐसे गया, ऐसे गया, उल्टा बोल देते हैं ना, वैसे गया होगा, ऐसे नहीं गया होगा, वैसे ऐसे गया होगा कि थीटा थीटा, ये नॉर्मल हो गया, तो थीटा के बाद थीटा ऐसा हुआ कि ओरिजिनल से इसका एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता 180 माइनस 2i, इसको लिख दिया 120 डिग्री, तो i का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 90 माइनस थीटा, यानी 60 डिग्री। फिर स्लोप का फॉर्मूला dy बाई dx भी होता है, विच इज 2x का वैल्यू tan 60 डिग्री। स्लोप ऑफ tan थीटा फॉर कर देते, एंगल फॉर स्लोप, एंगल फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 90 माइनस थीटा विच इज 60 डिग्री, tan 60। x का वैल्यू आया √3/2, तो y का वैल्यू हुआ x स्क्वायर 3/4। ये एलिप्स है, यहां लिखा है x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन दिया। बोल रहा है अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू x एक्सिस goes parallel to y axis after reflection, find x, y। होमवर्क कर लेना भाई। x, y होमवर्क। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको होमवर्क है। लिखा हुआ है कि अगर दो से रिफ्लेक्शन हो, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन मिरर m1 पैरेलल टू मिरर m2 एंड फाइनली रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शंस, डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द मिरर्स इफ रे स्टार्ट्स रिट्रेसिंग आफ्टर टोटल 2 रिफ्लेक्शंस। तो देखो, पहले लाइट रे इंसिडेंट हुआ मिरर m1 पे, ऐसे m1 पे रिफ्लेक्शन कर दिया, ये पहला लाइट रे है, फर्स्ट रे। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, यहां से ऐसे टकराया कि सेकंड के बाद अपने आप को रिट्रेस करने लगा, सेकंड के बाद ही, यानी सेकंड रिफ्लेक्शन पे लाइट रे, तो एट सेकंड रिफ्लेक्शन, ये पहला पार्ट कर रहे हैं, 2 रिफ्लेक्शन, या यहां 3 लिखा है, एट सेकंड रिफ्लेक्शन इट स्ट्राइक्स
द मिरर परपेंडिकुलरली, बस जहां पर रीट्रेसिंग स्टार्ट हो परपेंडिकुलरली। तो आपको ये पता चल गया यहां पे एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। क्वेश्चन क्या पूछा? अच्छा, ये वाला रे और ये वाला रे आपस में पैरेलल भी है, तो अगर ये और ये आपस में पैरेलल है तो यहां भी एंगल थीटा ही होगा। तो पहला हमारा आंसर हो गया 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू आया 45 डिग्री, सवाल खत्म। देखो, ये जो रे 1 है और ये जो M2 मिरर है ये आपस में पैरेलल है, तो इसका मिरर M1 के साथ जो एंगल है और M2 वाले मिरर का मिरर के साथ जो एंगल है M1 के साथ, वो एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों थीटा हो गए। साथ ही मुझे पता चल गया यहां पे एंगल 90 है, तो ये 90 और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। थीटा थीटा थीटा, ये सारे थीटा हो गए, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 कर दिया, थीटा का वैल्यू 45 हो गया, आंसर आ गया। ऐसे बी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क है। इसमें बी पार्ट में यहां से टकरा के जब यहां टकराएगा तो आपको परपेंडिकुलरली टकराना है, थर्ड वाले पे परपेंडिकुलर। ये केवल रे वाले क्वेश्चन है, और रे वाले क्वेश्चंस करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता, इसमें केवल ज्योमेट्री, ट्रायंगल, एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ, ये लॉ अप्लाई करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता। अरे पढ़ो ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो भाई। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है, बच्चों खुद करना, होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए नहीं करा रहे। ये सवाल भी होमवर्क है, ये खुद ही करना भाई। सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके अलावा इन क्वेश्चंस में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखा है रे 1 इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री, ये पहला वाला रे 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुआ, फिर टकरा के यहां टकराया और फिर पैरेलल टू मिरर M1 निकल गया। देखो, ये इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर ये जो फाइनल रे है रे 2, वो मिरर M1 के पैरेलल निकल गए, ये दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन पूछा कि एंगल थीटा कितना है। अब आप ज्योमेट्री लगाइए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहले पैरेलल वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पैरेलल में अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब है अगर ये थीटा है तो यहां पे 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि नॉर्मल और मिरर के बीच में 90 होता है, 90 ये थीटा, तो यहां भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होते हैं, तो यहां पर भी थीटा होगा। ये 45 है तो यहां पे 45 होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो मुझे एक ट्रायंगल अंदर बनता हुआ दिख रहा है, इस ट्रायंगल में दो एंगल थीटा है और एक 45 डिग्री है, और उन सबका सम 180 है। मतलब ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ताकि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में बहुत ऐसा नॉर्मल लल्लू छाप कहानी चलती है, आपको आइडिया लग जाए।